आज डेट है 24 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोको आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेकी रिवर को लेकर के, तो बेकी रिवर का ओरिजिन होता है भूटान कंट्री से। उसके बाद में ये इंडिया में एंटर करती है आसाम स्टेट में और लास्ट में आकर के मर्ज हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। मीन्स बेकी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में लोकेटेड है। हमारे इंडिया में ये मानस नेशनल पार्क से भी फ्लो होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस बेकी रिवर को भूटान कंट्री में जाना जाता है कुरीसी के नाम से, कुरीसू के नाम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये बेकी रिवर इसलिए न्यूज में बनी हुई थी, हमने ये देखा कि आसाम में फ्लड जो है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से बेकी रिवर में जो वाटर लेवल है वो डेंजर लेवल मार्क से अपर लेवल तक फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से बेकी रिवर जो है वो न्यूज में बनी हुई है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड है। तो ट्रिब्यूटरीज को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पेसिफिक 2-3 रिवर के आपको नेम दे देंगे, पूछ लेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसी मेन रिवर की कौन कौन सी हैं। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस की विजिट पर 21 जून को उन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर में योगा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा जो प्रोसीजर था, जो प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर जो है उन्होंने यूएस की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनके दोनों हाउसेज जो हैं उनके जॉइंट सेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। हर पॉइंट के ऊपर फोकस किया। डेमोक्रेसी से लेकर के उन्होंने प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली लेवल पर जो इशू है रशिया यूक्रेन जो वॉर है, उन ग्लोबल कंसर्न को भी टच किया। साथ ही साथ में इंडो पैसिफिक सिचुएशन को लेकर के भी डिस्कशन किया। इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के उन्होंने बोला कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप ए डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब दोनों कंट्री अगर अच्छे से अपने सारे वैल्यूज, अपने सारे एथिक्स, अपने सारे आइडियाज, इन सबको अगर हम शेयर करते हैं तो 21st सेंचुरी के लिए दोनों ही कंट्री जो है वो काफी वैल्यूएबल अपना रोल प्ले कर पाएंगे। डेमोक्रेसी के लेवल पर उन्होंने बोला कि दोनों ही कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी के बेसिक वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट को लेकर के कांग्रेस के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो अलग अलग इशू देखने को मिल रहे हैं, जैसे माइनॉरिटीज को लेकर के या फिर डेमोक्रेटिक कुछ वैल्यूज के अगेंस्ट में कुछ इशू देखने को मिलते हैं, उसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पुट ऑन किए। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छे लेवल पर दिखाई देती है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया और यूएस का मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री, ओपन, फेयर होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर बात की गई है कि ग्लोबल वॉर जो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसको लेकर के भी इंडिया ने अपना पॉइंट रखा कि कोऑपरेशन के थ्रू हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि रशिया और यूक्रेन जो है वो अपने पॉइंट्स को शेयर करें, जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के इशू है उनको लेकर के डिस्कशन किया जाए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो दिया जाए। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है अलग अलग पॉइंट को लेकर के, उनको लेकर के भी यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन किया गया। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर है। तो हमने लास्ट 2 डेज जो है वो पहले डिस्कस किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, 2006 से रिपोर्ट पब्लिश होने लगी। अब इस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक है वो हमने 8th रैंक ज़्यादा अप किया है, मतलब इंडिया ने अपने लेवल पर इम्प्रूव किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो 4 की मार्कर्स होते हैं इस इंडेक्स के, मतलब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो देखा जाता है कि वीमेन और मैन में जो है वो कितना पार्टिसिपेशन, कितना गैप जो है वो देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर इन सारे सेक्टर के ऊपर इंडिया का किस सेक्टर में कितना रोल है
उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में जो है वो समअप किया गया है इस इंडेक्स को कि इंडिया ने ओवरऑल परफॉर्म जो है वो तो अपना 8th रैंक तक इंप्रूव किया है, लेकिन अलग अलग सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इंडिया को अभी भी फोकस करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो जॉब सेक्टर में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन अगर आप हायर लेवल पर देखोगे कि एक ऑफिसर के लेवल पर या एक हेड के लेवल पर किसी भी ऑफिस में, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो कम हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के रूप में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अगर हम लोकल इंडेक्स में देखें, लोकल गवर्नेंस में देखें तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हम लोकल गवर्नमेंट जो हमने एस्टेब्लिश की थी, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उन सब को लेकर के वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया में 40% तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री लेवल या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर देखें तो इंडिया में विमेन का पार्टिसिपेशन जो है ओनली 15.1% है, जो हमें हाइक करना चाहिए। बात करें हम एजुकेशनल अटेनमेंट की तो देखो एजुकेशन सेक्टर में जो एक अर्ली एजुकेशन है, विमेन, गर्ल, बॉय चाइल्ड, उन दोनों को एक प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है एजुकेशन सेक्टर में कि हायर लेवल तक स्टडीज कंप्लीट करने में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करें साइंस सेक्टर में, इनमें भी विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। रिसर्च सेक्टर में विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। और एजुकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन के बाद में जो अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अर्ली मैरिज का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हालांकि उस इशू को हमने काफ़ी कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी जो हमारे अर्ली मैरिज के जो इशू है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो गर्ल है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। जब एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो अर्ली जो चाइल्ड है या अर्ली मदरहुड का जो प्रोसीजर है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो वीक होता है, उसमें हेल्थ के इशू रहते हैं, मदर जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये फोकस किया गया है कि अगर हम ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिन जिन पॉइंट्स जो क्राइटेरिया इस गैप इंडेक्स के हैं उनमें अगर हम बेसिक क्राइटेरियाज को कंप्लीट करें तो इंडिया जो है वो अपनी रैंक को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो न्यूज़ पेज पर है और यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की गई है। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के डाटा इकट्ठे करने की अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है। इशू क्या है कि कुछ टाइम पहले ये डिसीजन लिया गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में हम क्या करेंगे, जो डाटा हमने 5th के टाइम में स्टार्ट किए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th में क्या डिसीजन लिया गया कि जैसे कि बच्चे की प्री स्कूल एजुकेशन, डिसएबिलिटी, ये जो टर्म्स है इसके जो डाटा है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो है वो इंक्लूड किए गए। अभी ये डिसीजन लिया गया कि 6 का जो प्रोसीजर होगा उसमें डिसेबिलिटी के डाटा इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविस्ट है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के रखा कि नहीं, डिसेबिलिटी के डाटा तो होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना आंसर ये दिया है कि डिसेबिलिटी के डाटा जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि कोई डिजीज़ है, जैसे कि टीबी के केसेज है या और कोई डिजीज़ है, तो उसके केसेज जो है वो 1-2 साल में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी के डाटा जो है वो टाइम के साथ में इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्लूड करना चाह रही, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जैसे कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है टीएसी, और इसके अलावा जो अदर हायर लेवल कमेटीज जो है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि जो डिसेबिलिटी के जो डाटा है वो उसको इन पे इंक्लूड नहीं किया जाए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो प्रोसीजर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, अगर हम इसके वर्ड से ही डिस्कस करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मतलब फैमिली वेलफेयर को लेकर के और हेल्थ को लेकर के ओवरऑल इंडिया के जो डाटा है वो हमें मिले, जिसके थ्रू जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक कवरेज जो है वो हम कंप्लीट कर पाए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 जो है मतलब फर्स्ट जो है वो सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया 1992 से 1993 के बीच में। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 जो है वो कंडक्ट करवाया गया 1998 से 1999 के बीच में। ओके,
इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया गया 2005 से 2006 के बीच में, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है वो 2014 से 2015 के बीच में जो है वो कंडक्ट करवाया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, देखो ये बात आपको ध्यान में रखना है, पहले जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो स्टेट के डाटा इंक्लूड किए जा रहे थे। फोर्थ में जो है वो पहली बार ये किया गया कि जो हमारे यूटी हैं उस टाइम जितने यूटी थे उन सभी के डाटा जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो 2019-2020 के बीच में इसके डाटा इकट्ठे किए गए, फिर कोविड की वजह से कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्रिएट हुए, फिर 2021 में इसके डाटा जो है वो पब्लिश किए गए। तो इस तरीके से प्रोसीजर, और मेन टारगेट ये होता है कि ओवरऑल हेल्थ को लेकर के, फैमिली वेलफेयर को लेकर के जो बेसिक डाटा है वो हमें मिल पाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी टारगेट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए, देखो ड्रोन का यूज किया जाएगा। आप सभी को पता है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मणिपुर में प्रेजेंट टाइम में वायलेंस देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आर्मी जो है वो ये सोच रही है कि क्यों ना हम ड्रोन का यूज़ करके मॉनिटर किया जाए कि कहीं पर कोई रोड जो है उनको ब्लॉक तो नहीं किया गया है। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो अच्छे लेवल पर, मतलब आप यूज़ कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ, जैसे कि टेक्नोलॉजी से हमने डेवलप किया ड्रोन, और ड्रोन का हम यूज़ कर रहे हैं वायलेंस के टाइम में ये देखने के लिए कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे मणिपुर में किया गया ड्रोन का यूज़। जैसे कि ड्रोन के इसके अलावा ड्रोन का यूज़ जो है वो मेडिसिन भेजने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा कि काफ़ी डिस्टेंट एरिया या फिर माउंटेनियस रीजन जहाँ पर रीच बनाना काफ़ी मुश्किल था, तो वहाँ पर ड्रोन के थ्रू जो है वो कोविड वैक्सीन पहुँचाएगी, कोविड मेडिसिन जो है वो पहुँचाएगी। एक अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा के टाइम जो है, जो भी हमारे हायर लेवल पर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट श्राइन है, वहाँ पर जो भी पिलग्रिम्स जाते हैं उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पर इजीली जो है वो हम पहुँचा सकें क्या, मेडिसिन, तो इसके लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के काफ़ी चोरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया हमारी गवर्नमेंट को जो है काफ़ी नुकसान होता है रेवेन्यू का, तो उसको पकड़ने के लिए भी अलग अलग सिटी में ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ड्रोन के, हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन का आप नेगेटिव देखोगे तो हमारे इंडिया के जो पाकिस्तान के साथ में टच करती हुई जो बॉर्डर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार हमें ड्रग्स के पैकेट जो हैं वो ड्रोन के थ्रू देखने को मिलते हैं, या ड्रोन के थ्रू बहुत सारे वेपन, ड्रोन के थ्रू अटैक, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो भी ड्रोन के थ्रू देखने को मिल सकती हैं। ओके, और ड्रोन के थ्रू अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी है तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, आप रियल जो पर्सन है उस तक पहुंच बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये सारे इशू हैं। ओके, तो न्यूज़पेपर रीड करने का यही तो बेनिफिट है, आपको ये पता चलता रहता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल जो है ना, वो आप कितनी ही मंथली मैगजीन पढ़ लो, वहाँ पर कहीं पर भी आपको ये पॉइंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। न्यूज़पेपर रीड करने का यही है कि आप अपने माइंड को अलर्ट रखो, एक एक न्यूज़ के ऊपर फोकस करो, और फिर चीज़ें टाइम के साथ में आपके डेवलप होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता है, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा कुछ समझ तो आया ही नहीं, क्या ही मतलब है, हम तो वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखने से जब तक आप खुद की अलर्टनेस नहीं रखोगे ना, कितने ही आप वीडियो देखो, चाहे आप वोल्केनो IAS अकेडमी का देखो या किसी और चैनल का देखो या कहीं से भी देखो, कुछ भी पढ़ो, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे ना, आपको बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फोकस करती हूँ कि खुद से न्यूज़पेपर जो है वो आप जरूर रीड किया करो, खुद से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इससे आपसे पढ़ने की रीडिंग हैबिट जो है वो आपकी अच्छी डेवलप होगी। और जब आप रीडिंग हैबिट डेवलप होती है ना, तभी हम अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ पाते हैं। हम जो है सिलेबस जो है वो हमारा, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप देखोगे हमारा सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हम ओवरऑल सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, तो एक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए वो प्रॉपर बुक्स है, अगर हम उनको अच्छे से रीड करें तो। ओके, तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, एक तो आपको अलर्टनेस क्रिएट होती है, और एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चल रहा है, किस तरीके से हम किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, जैसे कि आपको पता है कि ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, मान लो आपके एरिया में कोई इशू क्रिएट हुआ तो आप ड्रोन्स का अपने लेवल पर यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हमें सीखने को मिलती हैं।
ओके। तो न्यूज़पेपर जो है ना वो प्लीज़ आप जरूर फोकस किया करो, जरूर रीड किया करो। आपको खुद को पढ़ने का जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके लेवल पर भी क्रिएट होती है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पर जो है जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। ओके। तो ड्रोन का क्या क्या यूज़ है, क्या क्या नेगेटिव है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो मेंस में क्या होता है, यही तो होता है ना, किसी भी पॉइंट को हम 2 लाइन से मान लो हमने स्टार्ट किया, मेन पॉइंट डाला उसका, और फिर हमने उसके कुछ प्रोज लिखे, कुछ कॉन्स लिखे, उसके बाद में आपने उसके सजेशन दे दिए कि किस तरीके से हम ड्रोन्स को और अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स का यूज करते हुए कि इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है और भी अच्छे से इसको काम किया जा सकता है। इस तरीके से तो आंसर लिखने होते हैं, हुआ नहीं बनाना होता मेंस को कि मेंस जो है वो कुछ अलग है। बस आप जो डेली यूज करोगे उसको फिर बस आपको यूज करना आना चाहिए। आपने डेली जो भी न्यूज पढ़ी, कोई भी फैक्ट पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि अब मैं इसका कहाँ पर यूज कर सकता हूँ। बस ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली ना तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आपका एग्जाम। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो भारतीय मजदूर संघ जो है उसको इस G20 लेबर को लेकर के जो ट्रेड यूनियंस की जो मीटिंग हुई उसमें उनको जो है वो हेडशिप दी गई, जिसको लेकर के ट्रेड यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया। उन्होंने बोला कि किस तरीके से लेबर को लेकर के जो लॉज है उनको और अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है FCI को लेकर के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अलग अलग स्टेट्स ने रिक्वेस्ट डाली है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 100 टन से ज़्यादा कोई भी बिडर जो है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम में जो है वो आपसे ग्रेन्स नहीं खरीद सकता, व्हीट एंड राइस। तो ये तो गलत होगा ना। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो क्या करते हैं, फ्री ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उनको तो इससे नुकसान होगा। तो लेकिन FCI को बहुत सारे स्टेट ने रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये जो क्वांटिटी है इसको इंक्रीज करो। FCI ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। ओके। तो FCI के बारे में कुछ बेसिक बात आप पता कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो FCI जो है वो एक है स्टैट्यूटरी बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है। 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन टारगेट ये था कि जो भी जैसे कि ग्रेन्स की उस टाइम में हमारे इंडिया में जो शॉर्टेज देखने को मिली उसको लिए एक बैकड्रॉप जो है वो हमेशा, एक बैकअप जो है वो हमेशा हम क्रिएट कर सकें, तो बैकड्रॉप ना देखने को मिले, तो इसीलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और 1965 में ही आपको ये पता होना चाहिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मतलब CACP जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके। तो ये बेसिक बात है, FCI की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम फॉरेन पेज पर डिस्कस करेंगे। तो नाटो की एक्सरसाइज हुई है जर्मनी में और एक तरीके से लार्जेस्ट लेवल पर जो कंट्रीज़ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं और इसके जो अलाइड एसोसिएट कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसमें शो किया एक तरीके से। और रशिया को यहाँ पर काउंटर करने के लिए नाटो ने जो अपनी स्ट्रेंथ है वो शो की है कि अगर इशू हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो नाटो जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ जो है कलेक्टिव डिफेंस का जो उनका मेन टारगेट है उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, US जो है उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर बहुत साल पहले से 1973 में एक केस था और केस का नाम था रो वर्सेज वेड। ठीक है। इस केस में जो है वो जो USA जो है वहाँ पर अबॉर्शन को जो है वो लीगल कर रखा था। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में US के सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि जो अबॉर्शन जो है वो लीगल नहीं है, इसको लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा था। अब इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया, वीमेंस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको आप स्नैच कर रहे हो। तो अब US गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है कि वीमेन को एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन को बूस्ट करने के लिए US गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी वीमेन की, और वीमेन के जो राइट्स हैं उनको एक्सेस करने में गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। ओके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।